हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉन्स्टर। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बट आज हम 1968 की डिस्कस करेंगे, देन 86 की और फिर 2020 की फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 1968 की पॉलिसी डिस्कस करते हैं। जो हमारा ये सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, CIE जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो आपको क्या है 68 और 86 की पॉलिसी के बारे में बताना पड़ेगा जब आप थ्योरी लिखोगे। तो सबसे पहले हम 68 की ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि बेस क्या है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। हम स्टार्ट करते हैं कि जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 68 की, ये किस पर बेस्ड है। हमने कोठारी कमीशन पढ़ा है। अगर आपने नहीं समझा है या अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं उस पर एक वीडियो डाल दूँगी कोठारी कमीशन की, बट मैं ऐसा सपोज़ कर लेती हूँ कि आपने कोठारी कमीशन पढ़ लिया। तो अगर आपको कोठारी कमीशन समझ में आया है तो ये वही है, बस इसमें लिटिल बिट चेंजेस हैं, बट ऑलमोस्ट ये सेम है कोठारी कमीशन पे, क्योंकि ये जो हमारी रिपोर्ट थी उसी पर ही बेस्ड है और सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं कोठारी कमीशन की। तो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन, मतलब कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें जो रिकमेंडेशंस थी उसके हिसाब से ये NEP आई थी 1968 में, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनके टाइम पर ये अनाउंस की गई थी NEP 1968। इन्होंने इसको नेशनल स्कूल सिस्टम कहा। नेशनल स्कूल सिस्टम कहने का ये मतलब था कि हर बच्चे के पास ये एक्सेस, हर बच्चे के पास ये राइट होना चाहिए कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। उनका कहने का मतलब था चाहे वो किसी भी कास्ट का हो बच्चा, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, आप ये नहीं देखोगे कि बॉय है मतलब लड़का है तो उसको पढ़ाना है और लड़की है तो उसको नहीं पढ़ाना, वो स्कूल में नहीं आ सकती, वो एजुकेशन नहीं ले सकती। तो इस तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई कास्ट को लेकर कोई भेदभाव ना किया जाए। हमें हर बच्चे को क्या है एजुकेशन प्राप्त करवानी है, हर बच्चे के पास राइट होना चाहिए एजुकेशन का। उन्होंने इस रिपोर्ट में ये बात कही थी। देन हम मेन फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं NPE 1968 के, कि सबसे पहला तो यही है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है हमें। हर बच्चे के पास ये राइट है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सकें। उसके बाद जो एफ़र्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे दिए गए कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है हर बच्चे को 14 साल तक देनी है, कि 14 साल तक हर बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रहेगी। दैन जो बच्चा है वो सक्सेसफुली स्कूल्स में एनरोल कर सकें। देन हम डिस्कस करेंगे स्टेटस एम्यूलमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स। मतलब हम ज़्यादा जोर किस चीज़ पे दे रहे हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल्स में वो वेल क्वालिफाइड हों, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली हुई हो या नहीं हुई है ये हमें देखना है। वो क्वालिफाइड हैं भी या नहीं उस सब्जेक्ट के लिए, उस चीज़ के लिए, कि कोई बिना टीचिंग डिग्री लिए आप स्कूल में लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा जोर इस पे दे रहे हैं कि वो टीचर्स वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। देन जो बेटर एम्यूलमेंट्स एंड सर्विस कंडीशंस हैं वो भी सही, अप्रोप्रिएट और सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। तो बेसिकली जब आप इस NPE को पढ़ोगे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आप पढ़ोगे, तो इसमें आप अगर हेडिंग्स को समझ लेते हो, मेन हेडिंग्स आपको याद रखनी है। तो हमने अभी तक ये देखा है कि एक तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, वो भी कब तक देनी है। इस वाले पॉइंट में क्या था, एक तो आपको ये याद रखना है कि हमें क्या देनी है, ओके तो हमें क्या देनी है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। कब तक देनी है, अप टू द एज ऑफ 14। तो 14 ईयर तक आपको क्या करनी है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। देन जो स्टेटस और जो क्वालिफ़िकेशन और जो ट्रेनिंग है टीचर्स की वो सही से है या नहीं। देन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, हमें क्या करना है, रीजनल लैंग्वेजेस को यूज़ करना है कि जो बच्चा है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सके।
थ्री लैंग्वेज फार्मूला जिसके बारे में कोठारी कमीशन में बात की गई है वो हिंदी और इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज बच्चा यूज़ कर सके। हमें बच्चे के अंदर ये डेवलप करवानी है, तो लैंग्वेजेस को डेवलप करवाना है हमें बच्चे के अंदर। हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो डेवलप होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया। चाहे वो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी हिंदी और संस्कृत एटलीस्ट बच्चों को आनी चाहिए, वो डेवलप हो सके। जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उस पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिए, लाइक इंग्लिश और या कोई भी दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, कि हमें लैंग्वेजेस को क्या करना है, डेवलप कराना है। तो बच्चा रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर सके, थ्री लैंग्वेज फार्मूला का। तो यही सब चीज़ें क्या हैं, बात की गई हैं। उसके बाद हम आते हैं देन इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जोर किस चीज़ पे देने हैं कि हर बच्चे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करें, किसी तरह का कोई भेदभाव ना करें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, चाहे वो रूरल बच्चा हो या कोई भी अदर बैकवर्ड एरिया का कोई बच्चा हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर अपॉर्चुनिटी बच्चे को इक्वली मिलेगी। जो शहर वाले बच्चों को मिल रही है वही गांव वाले बच्चों को भी दी जानी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है, स्टार्ट करना चाहिए। यही एजुकेशन कमीशन जो है वो रिकमेंड करती है कि आप एडॉप्ट करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफर्ट्स शुड बी मेड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन जर्नल स्कूल्स। हम क्या करेंगे, ज़्यादा जोर किस चीज़ पे देंगे कि आप स्कूल्स का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करो। हर तरह की बच्चों के पास क्या होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। स्कूल्स प्रॉपरली जो सरकार है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। स्कूल में बेंचेस, ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली होनी चाहिए बच्चे ताकि अच्छे से पढ़ सकें, बुक्स होनी चाहिए, टीचर्स प्रॉपर वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। हम गर्ल्स को भी एजुकेशन देने पे ज़्यादा ज़ोर डालेंगे। और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं तो एम्फेसाइज किस चीज़ पे दिया जा रहा है, ज़ोर किस चीज़ पे दिया जा रहा है, गर्ल्स एजुकेशन पे, स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करना। देन ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स किस चीज़ पे किए जा रहे हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल हैं, वो भी एजुकेशन ले सकें। और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए, वो भी एक्सपैंड करनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको हम अलग थलग पटक रहे हैं, नहीं, वो रहते हमारे साथ हैं, जॉब हमारे साथ ही करते हैं, तो उनकी पढ़ाई अलग क्यों होगी। उनको भी क्या है, रेगुलर स्कूल्स में इक्वली वैसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी तरह की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी चाहिए कि वो फिज़िकली या मेंटली हैंडीकैप हैं बच्चे, नहीं, उनको भी उसी तरीके से अच्छी एजुकेशन क्या है, प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। हमें क्या करना है कि फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एक्सेलेंस, बहुत ज़रूरी है कि हम टैलेंट जो है वो आइडेंटिफाई करें अलग अलग फील्ड्स में, कि बच्चा किस चीज़ में जो है वो ज़्यादा टैलेंट रखता है। तो बच्चे का हमें क्या करना है, टैलेंट भी डेवलप करवाना है, आइडेंटिफाई कराना है। देन वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस। जो स्कूल और कम्युनिटी है वो क्या करती है, वो इकट्ठे आती है और क्या करती है, एक म्यूचुअल सपोर्ट और सर्विस क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो आपको बेसिकली जो है वो मेन पॉइंट्स ही याद रखने हैं। जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स करवाए हैं, आपको बेसिकली या तो वही रखनी है कि इसमें कहा क्या गया है। अगर आप ओवरऑल क्रक्स समझ जाओगे कि इस पॉलिसी में है क्या, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन क्रक्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए इसका, कि हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करनी है, लैंग्वेज डेवलप करनी है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स लेनी है। देन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, कहाँ तक, 14 एज की एज तक हमें बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है। देन किसी तरह का कास्ट या सेक्स को लेकर किसी तरह का वो नहीं करना, बच्चे के पास फुली एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन को लेने का। देन चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है कि बच्चा एजुकेशन ले सके।
उसके बाद एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पे भी हमें जोर देना है। फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रंस जो हैं उनके रिगार्डिंग हमें क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स डेवलप करनी है ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर स्कूल्स में। बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट वर्क एक्सपीरियंस और नेशनल सर्विस। देन आता है साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें क्या है कि विद अ व्यू टू एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई priority. Science and mathematics should be an integral part of journal education till the end of the school stage. तो इस पॉइंट का मतलब है कि जो हमारी साइंस और मैथ्स है वो स्कूल ख़त्म होने तक हर क्लास में बच्चे को क्या है, पढ़ाई जानी चाहिए। साइंस और मैथ्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्कूल में हो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए। देन एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो जोर है वो किस चीज़ पे दिया गया है कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के टूवर्ड्स भी डेवलप हो। देयर शुड बी एटलीस्ट कम से कम एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर स्टेट में होनी चाहिए। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट डेवलप करें ताकि बच्चों को एक या एक से ज़्यादा एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएं। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है इंडस्ट्री के अंदर वो बच्चों को करवाई जानी चाहिए ताकि बच्चों को इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चले, उसके बारे में वो रिसर्च करें, पढ़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी बच्चों को पढ़ाना और उनके बारे में बताना। देन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स की हमें जो है वो क्वालिटी ऑफ बुक्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। मतलब हमें ऐसी बुक्स नहीं बनानी कि जो हर साल चेंज हो रही हैं, उनमें जो कंटेंट है वो हर साल चेंज हो रहा है तो बच्चों को हर साल नई बुक खरीदनी पड़ रही है, नहीं। जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया सेम है और उसमें क्या है, काफ़ी टाइम तक सिलेबस चेंज नहीं होता, वो वही चलता आ रहा है जब हम पढ़ते थे जब भी, और अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी। मतलब उसमें एज सच इतना चेंज नहीं आता है, वो सेम रहती है। जो प्राइस है वो भी बहुत नॉमिनल है कि उसे हर कोई ख़रीद सकता है, ना महंगी ना सस्ती, वो सही रहती है। जैसे ज्योग्राफी आप देखेंगे 8th क्लास की, 6th 7th 8th की 25 50 15 इतने में भी आ जाती है। तो वो क्या है, एनसीईआरटी का प्राइस ऐसा रखा गया है कि वो अगर कोई बहुत ही गरीब है तो वो भी उस बुक को ख़रीद सके और जो नॉर्मल एवरेज लोग हैं वो भी उसे ख़रीद सकें। और ऑल ओवर इंडिया वो बुक सेम रहती है कि अगर आपको किसी वजह से कहीं और भी शिफ्ट होना पड़ रहा है तो आपकी एजुकेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। तो हमें प्राइस को भी कम रखना है और फ्रिक्वेंटली चेंजेस ना हो बुक्स में, ये भी ध्यान रखना है, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और हमें ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये भी क्या कह रहा है कि हमें स्पेशल अटेंशन किस चीज़ पे देनी है कि जो बच्चों की यूनिवर्सिटी लेवल पर बुक्स हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है एग्ज़ामिनेशन। तो जो मेजर गोल है हमारे एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स का वो क्या है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इम्प्रूव करना। एग्ज़ामिनेशंस की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। मीन्स हमें ये नहीं है कि साल में एक बार एग्ज़ाम ले लिया और फिर वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया, नहीं। अगर आपने एक बार 8th के पेपर दे लिए पूरे साल में एक बार और फिर आप 9th में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को रेगुलर बेसिस पर आपको असेस करना चाहिए। मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपकी कमियों का पता चल सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके और फिर आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठे, फिर आपको इवैल्यूएट किया जाए, देन आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड किया जाए कि आप उसके लिए लायक भी हो या नहीं 9th में जाने के। अगर आप में जो दिमाग है या आपकी मेंटल जो लेवल है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया कि आप 9th में जा सको, आप 9th की क्लासेस पढ़ सको, सब्जेक्ट पढ़ सको, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बच्चों को रेगुलरली भी क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहती है कि जो सेकेंडरी और वोकेशनल एजुकेशन का जो प्रोविज़न है वहाँ पर हमें क्या चाहिए, इकोनॉमी और रियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप होनी चाहिए। हमें बच्चों को क्या है, लार्ज नंबर ऑफ़ फील्ड्स जो हैं वो
प्रोवाइड करानी चाहिए, डिस्कवर करानी चाहिए, चाहे उसमें एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड और कॉमर्स हो, मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है, होम मैनेजमेंट है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग है। तो काफ़ी सारी जो हैं वो डाइवर्सिटीज़ हैं आजकल के टाइम में एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर। देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में एडमिट हो रहे हैं और जो आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो उतनी ही होनी चाहिए। अगर आपने बच्चों का एडमिशन करा लिया 1000 लेकिन आपके पास कॉलेज में फैसिलिटीज़ सिर्फ और सिर्फ 500 स्टूडेंट्स की ही है तो कोई यूज़ नहीं है इतने सारे बच्चों का एडमिशन लेने का। तो आपके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे आप एडमिशन कम लो, लेकिन आपको ज़्यादा बच्चे लेकर फैसिलिटीज़ कम हो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अच्छी लैब्स हों, लाइब्रेरी हो और बाकी फैसिलिटीज़ भी हैं वो उसी हिसाब से हों, अच्छा स्टाफ हो आपके पास। तो जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको खोला जाना चाहिए एक एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ फंड के बाद ही। आपके पास उतना फ़ंड भी होना चाहिए कि आप उसकी केयर कर सकूँ। तो हमें जो स्पेशल अटेंशन है वो किस चीज़ पे दी जानी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पर जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की हैं और उनके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग का और रिसर्च का। देन पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज़, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि एक रेगुलर कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पर बच्चा रेगुलर जाता है और एक कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पर घर पे बैठ के ही आप क्या कर सकते हो, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो या आप मैरिड हो या किस वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई है और आप 2-3 साल बाद उस पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हो, उसे कंटिन्यू करना चाहते हो, उस कोर्स को करना चाहते हो, तो आप कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर सकते हो। तो ये वही बताया गया है कि पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ के बारे में उनकी जो वैल्यू होती है वो भी सेम रहती है एज़ अ फुल टाइम एजुकेशन की तरह। यहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करानी चाहिए, बच्चों को लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। देन स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, इसमें क्या कहा गया है कि एक मास लेवल पर बेटर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए हमने क्या है इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर्स को प्रोड्यूस किया। जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इसमें क्या है, इस कैंपेन में क्या है इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। देन गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी एक लार्ज स्केल पर क्या है डेवलप होना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव से, ताकि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस और जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो भी क्या हो, डेवलप हो। देन 2 पॉइंट्स रह गए, एक है हमारा एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ कि हमें हर एक एफ़र्ट करना चाहिए कि हम क्या कर सकें, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को ही नहीं प्रोटेक्ट कर सकें बल्कि हम प्रमोट करें उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को। इसका मतलब है, इस पॉइंट का बेसिक ये मतलब है कि एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ मतलब हमें ये नहीं देखना कि वो बच्चा किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करता है या नहीं। हर के लिए, हर बच्चे के लिए, हर किसी के लिए जो एक्सेस ऑफ एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है या नहीं। तो इस तरह का कुछ इशू नहीं होना चाहिए। देन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि जो हमारे टाइम में जो ये चल रहा था 10+2+3 का सिस्टम, मतलब आपने 10th की, +2 मतलब आपने 12th की, +3 मतलब आपने 3 साल ग्रेजुएशन की। तो ये जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था इसको अडॉप्ट करने का, इस पैटर्न को, कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो स्टेज है आपकी 2 साल की, देन स्कूल्स, देन कॉलेज, तो ये सब जो है वो एक बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था जो ऑल ओवर कंट्री क्या है सेम था, कि पहले 10 होगी, फिर +2 होगी और फिर +3 होगी, मतलब ग्रेजुएशन होगी। तो ये एक पैटर्न बना दिया गया जो पूरी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में क्या था, सेम था। लेकिन जब आप 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ोगे तो वहाँ पर अब काफ़ी टाइम बाद क्या है चेंजेस किए गए हैं। 86 के बाद जो 2020 में पॉलिसी आई आई है उसमें क्या है काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो आप अगर इस पॉलिसी को पढ़ रहे हो और आपने कोठारी कमीशन नहीं पढ़ा है तो आप पहले कोठारी कमीशन पढ़ना। अगर आपको कोठारी कमीशन का क्लियर हो गया ना बिल्कुल अच्छे से, तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी है। इसमें क्या है, बस आपको हेडिंग पढ़नी है
और कुछ भी नहीं है, सेम है बिल्कुल। आप अपने आप भी लिख सकते हो कि हाँ, इसमें हमने इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, बच्चों को 14 एज तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। देन एक बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाया गया था 10+2+3 का। देन बुक्स की प्रोडक्शन की बात की गई थी कि लो कॉस्ट पे बुक्स बनानी चाहिए, जो फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो और काफ़ी टाइम तक सेम रहें और उनका प्राइस भी कम हो। देन एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की और पार्ट टाइम और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ की। देन यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है वो हमारी रीजनल लैंग्वेज में बुक्स होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हो, लाइक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस डाल सकते हो। तो यही है सारा इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। मैंने आपको ऑल ओवर क्रक्स तो इसका सारा बता ही दिया है कि आप इतना कुछ इसमें ख़ास है नहीं। अगर आप मेन चीज़ें इसकी याद रखोगे तो आपको क्या होगा, इजी रहेगा। रटने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है पॉलिसी में। तो ये हमारा जो चैनल है नॉलेज मॉन्स्टर, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएगा, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, लिंक मिल जाता है वीडियो का, प्लेलिस्ट भी जो मैंने बना रखी है। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट भी है। यूट्यूब पे आप हो ही, और आपको अगर कोई टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो तो आप मेरे को मेल करके भी अपनी बात बता सकते हो। कोई डाउट है तो वो भी शेयर कर सकते हो। और आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से स्कैन करके भी डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। सो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, और दूसरों को शेयर करो ताकि औरों की भी हेल्प हो, जो बीएड कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस वहाँ पर यही चीज़ें आती हैं जो आप बीएड में पढ़ते हो। सो थैंक यू एवरीवन।